नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चीन लगातार पाकिस्तान का साथ खुलकर दे रहा है। अब चीन ने साफ कह दिया है कि चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने मुलाकात की। इस बैठक में चीनी राजदूत ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। पाकिस्तान को लगातार समर्थन देने के लिए शहबाज शरीफ ने चीन को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है और इस युद्ध में काफी कुछ खोया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री इशाक डार के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमले के बाद चीन पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते हुए तनाव पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। मुनीर ने कहा कि भारत द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस का तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। मुनीर सेना के प्रशिक्षण अभ्यास को देखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत किसी भी सैन्य दुस्साहस का तुरंत, दृढ़ और कड़े जवाब के साथ सामना किया जाएगा। पाकिस्तान ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मई महीने में कराची और लाहौर हवाई क्षेत्र के कुछ खास हिस्सों को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए बंद रखने की घोषणा की है और देश के सभी हवाई अड्डों को हाईलाइट पर रखा है। यहाँ बृहस्पतिवार को मीडिया में छपी खबर में ये जानकारी दी गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अधिकारियों के हवाले से खबर दी कि ये निर्णायक वायु क्षेत्र को पूर्ण रूप से बंद करने के बजाय उड़ान सूचना क्षेत्रों के भीतर चयनित गलियारों को प्रभावित करेगा तथा इसे एहतियाती सुरक्षा उपाय के रूप में लागू किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और आतंकियों के आका को वार्निंग दी है और बदला लेने की बात साफ कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोई कायराना हमला करने की सोचता है कि उनकी जीत है तो वो समझ लें कि चुन चुन कर बदला लेंगे। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो या चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का हमने मजबूती के साथ जवाब दिया है। अगर कोई कायराना हमला करके समझता है कि उनकी बड़ी जीत है तो समझ लें ये नरेंद्र मोदी सरकार है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच जमीन से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। आज 2 देश लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसा ना हो और आतंकवादियों और उसके पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए कोई समाधान निकाला जा सके। हमले पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की। उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की हाल ही में 2 राष्ट्र सिद्धांत का हवाला देते हुए की गई टिप्पणी पर निशाना साधा। पहलगाम हमले के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी सुरक्षा सचिव से बात की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हेगसेत ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत समर्थन को दोहराया है। पहलगाम आतंकी हमले में शुभम की जान गई। उनकी पत्नी उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग कर रही हैं। पत्नी ऐशान्या ने बीबीसी से बात करते हुए सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, हमारे देश ने, हमारी सरकार ने हमें उस जगह यानी पहलगाम पर अनाथ छोड़ दिया था। हम जिनके भरोसे वहां घूम रहे थे वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे। सरकार के फेल्योर की वजह से आतंकी हमारे देश में घुसे हैं। जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त वहां की सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? इस सवाल के जवाब में ऐशान्या ने कहा, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई आर्मी का सिपाही नहीं था। घर में माँ बाप सुरक्षा कर सकते हैं लेकिन घर के बाहर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई थी। करनाल में ब्लड डोनेशन करने पहुंची लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा है कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। हम शांति चाहते हैं और केवल शांति। बेशक हम न्याय चाहते हैं। जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो भी देश की सेवा का रास्ता चुनेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई और कहा कि ऐसी याचिकाएं सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ सकती हैं जो इस समय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ताओं मोहम्मद जुनैद, फतेह कुमार साहू और विक्की कुमार से कहा, ऐसी पीआईएल दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी निभाएं।
आपके देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। ये वो महत्वपूर्ण समय है जब प्रत्येक भारतीय आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट है। सेना का मनोबल न तोड़ें, मामले की संवेदनशीलता को समझें। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि अगली जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल होगी। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही मोदी सरकार से इसकी डेडलाइन सहित कई सवाल किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र के जाति जनगणना को लेकर की गई घोषणा में कोई डिटेल नहीं है। उन्होंने कहा कि 2025-26 में गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त कार्यालय, जिसे जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपए आवंटित हुए। उन्होंने आगे कहा कि 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो 575 करोड़ में आप कौन सी जनगणना कराएंगे। जयराम रमेश ने जाति जनगणना की घोषणा के पीछे मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंशा क्या है, मानसिकता क्या है, केवल एक हेडलाइन। उन्होंने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने कल कहा, हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन कहाँ है। हमारे प्रधानमंत्री बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति और भविष्य की दिशा तय की जाएगी। ये बैठक शाम 4 बजे नई दिल्ली में होगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जाति जनगणना हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग है। सरकार ने इसकी घोषणा की, लेकिन हमें समय सीमा, बजट और 50% आरक्षण की सीमा जैसे सवालों के जवाब चाहिए। भारत में चुनाव प्रक्रिया को और बेहतर करने के लिए चुनाव आयोग ने 3 नए कदम उठाए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची सही करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इकट्ठा करेगा। इससे वोटरों का पंजीकरण करने वाले अधिकारियों को उन वोटरों के बारे में सही समय पर जानकारी मिल पाएगी जिनका निधन हो चुका है। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाताओं के लिए सरल माना जाएगा। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाताओं के लिए सरल बनाया जाएगा। इसमें उनका सीरियल नंबर अधिक प्रमुखता से छपा होगा। इसमें शब्दों का आकार बड़ा रहेगा, जिससे मतदान केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। मतदाताओं का सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान BLO को फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि वो घर घर जाकर पूरे अधिकार के साथ काम कर सकें और मतदाता भी सहज रहें। नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश के लिए अच्छी खबर सामने आई। अप्रैल महीने के दौरान GST कलेक्शन में शानदार बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के साथ GST कलेक्शन रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में GST कलेक्शन साल दर साल 12.6% बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी देने के फैसले ने पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद को और गहरा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे पंजाब के हक पर डकैती करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार पंजाब के खिलाफ एकजुट हो गई है, लेकिन पंजाब इस लूट को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब को आगामी धान की बुआई के लिए पानी की सख्त जरूरत है और उनके पास एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन में आई अस्थिरता और 2025 के पहले तिमाही में अमेरिकी GDP में आई कमी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर PM मोदी ने बड़ा दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। ये शब्द दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु रामदेव के लिए तब कहे जब वो रूह अफ़ज़ा मामले को लेकर हमदर्द के आरोपों पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने रामदेव को फिर फटकार लगाई, साथ ही कोर्ट की अवमानना का आरोप भी लगाया। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में रामदेव के गुलाब शरबत को लेकर जुड़ा हुआ था। हमदर्द कंपनी ने रामदेव पर उनके उत्पादों और ट्रेडमार्क को बदनाम करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेन के साथ प्राकृतिक संसाधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी वित्त विभाग की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों देश एक रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड बनाने पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इस डील से
अमेरिका को अधिक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने यूक्रेन को 350 अरब डॉलर दिए हैं। अब हमने एक ऐसी डील की है कि हम इससे अधिक पैसे मिलेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।